रॉबिन जी, एक चुनाव कितना अलग है 14-19 के चुनाव से, और क्या बीजेपी के चैलेंजेस बढ़ेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से माना जाए? देखिए, 14 और 19 के मुकाबले ये चुनाव बहुत अलग है। कारण ये है कि 14 और 19 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये अलग अलग लड़े थे भाजपा के खिलाफ में। इस बार अगर हम दिल्ली की ही अगर बात कर रहे हैं तो दिल्ली में अब ये दोनों मिलके लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश में एक बहुत अच्छी तरह माहौल बनाते हुए चुनाव लड़ रही है, भाजपा का जो संगठन है दिल्ली के अंदर में वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और जैसे कि भाजपा ने अपने 6 कैंडिडेट्स तो बदल दिए, मनोज तिवारी जी को उन्होंने वैसे ही बरकरार रखा अपने सीट पे। बाकी 6 नए चेहरे देने का प्रयास किया है बीजेपी ने, और ये बताने का प्रयास किया है कि नए लोगों को मौका मिलेगा। इसमें युवा चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता जो छोटे लेवल पे निगम पार्षद स्तर के जो कार्यकर्ता थे उनको संसद का चुनाव लड़वा के भाजपा एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं की ज्यादा अहमियत है, और जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा उसे मौका मिलता है पार्टी में। ये सारा जो मैसेजिंग जो बीजेपी की तरफ से हुआ है उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट बीजेपी को मुझे लगता है कि कटिंग एज जो है वो बीजेपी को मिला है। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी केशव झा भी ग्राउंड जीरो से कनेक्ट हो गए हैं, जहां केशव मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वहीं से अपनी रैली आज शुरू करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, उनका रुख भी करेंगे। लेकिन रॉबिन जी, सबसे अहम सवाल, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उससे असर पड़ेगा, वो भी एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी शराब घोटाले मामले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर थी, और उसी बीच महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा जिस पर आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, स्वाति मालीवाल का इशू भी ठीक चुनाव से पहले सामने आया। इन मुद्दों का असर कितना होगा? इन मुद्दों का असर तो पड़ेगा ही। एक बड़ी बात क्या है कि जो एडवांटेज इनको मिलना चाहिए था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने में, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है मूलतः एक ही तरह का वोट बैंक है, तो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ में ही रहा है। तो इन दोनों के जुड़ने से, इनके अलग रहने से ये होता था कि वो वोट बैंक बढ़ जाया करता था और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता था काफी अच्छी तरह से। लेकिन अगर ये दोनों पार्टी के जो वोट बैंक है वो लोग एक साथ आ जाते हैं, उनके वोटर्स एक साथ आके अगर वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ में एक फॉर्मिडेबल ये लोग अपनी टीम को बना सकते हैं, एक अच्छा चैलेंज पोज कर सकते हैं। और दूसरा सवाल आपने किया कि स्वाति मालीवाल वाला इशू कितना इफेक्ट डालता है। दिल्ली की जो महिलाएं हैं, न सिर्फ दिल्ली की बाकी भारत की भी जो महिलाएं हैं, वो सारी शॉक्ड है कि सीएम के आवास पे इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सांसद के ऊपर में हमला हो जाता है, वो भी वो महिला जो महिला आयोग की चेयरपर्सन रही है। तो ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा एक ऐसा है कि लोग सारे शॉक्ड हैं, और इससे आम आदमी पार्टी डिफेंसिव हो गई है। पहले आम आदमी पार्टी महिला के मुद्दे पे बीजेपी के ऊपर हमलावर थी कि दिल्ली के अंदर में महिला सुरक्षित नहीं है। अब बीजेपी बोलने लगी या तो सीएम आवास के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। तो और कल जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के इशू पे बोलने से मनाही कर दिया, उन्होंने माइक को अखिलेश यादव के खिलाफ रख दिया था, अखिलेश यादव के सामने रख दिया था। तो उससे ये दिखता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं डिफेंसिव है और इस मुद्दे से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, सवाल आपसे ही, क्या ये जो अलायंस है उससे बीजेपी के लिए एक ऐसा चैलेंज दिखेगा जो 2014-2019 में नहीं दिखा पाए आप लोग? बिल्कुल दिखेगा। अभी तक की जो स्थितियां थी 2014 में निश्चित तौर पर कुछ कमियां रही होंगी कांग्रेस की, जिसकी वजह से जनता ने एक उम्मीद देखी नरेंद्र मोदी जी के झूठे दावों में और जुमलों में। उन्होंने बताया 15 लाख खाते में आएगा, जनता को लगा 15 लाख खाते में आ जाएगा, इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, हर आदमी को काला धन देश में खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार सब मिट जाएगा। तो जनता को एक उम्मीद दिखी और सभी लोगों ने सोचा कि क्यों न क्यों एक मौका दिया जाए। लेकिन जब पिछले 10 साल को हम देखते हैं तो यह भारतीय झूठ पार्टी की सरकार थी, भारतीय जुमला पार्टी की सरकार थी, जिसने 15 लाख तो खाते में छोड़ दीजिए, आज आम आदमी का जीवन दुष्पार कर दिया है। जो नोटबंदी से बनी बनाई अर्थव्यवस्था थी उसकी कमर तोड़ी, जो बेलगाम जीएसटी है उसने छोटे कामगारों को बहुत परेशान किया। पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई का हाल आप देख रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ नफरत का विकास हुआ है, विभाजन का विकास हुआ है।
झूठ का विकास हुआ ये है, सारे मुद्दे भय का केबी जी, विकास हुआ है, प्रभात जी, भ्रष्टाचार का विकास ये हुआ है। सारे मुद्दे 2019 के चुनाव में आप लोग उठा चुके हैं, इन पर समर्थन नहीं मिला। महंगाई 19 का मुद्दा, 19 के वादों का चुनाव मुद्दा। में हाँ 19 के चुनाव में महामानव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 5 साल तक हमारे पास बहुमत और ताकत नहीं थी राज्यसभा में, और अन्य सरकार राज्यों में भी हमारी उतनी सरकार नहीं थी कि हम मजबूती से सरकार चला पाते, एक पैर पर चल रही थी सरकार। तो जनता ने और बहुमत दिया, 2 पैरों पे आप आ जाएं, आप राज्यसभा में भी बहुमत पा जाएं, आप राज्य की विधानसभाओं में भी बहुमत पा गए। उसके बाद तो आपने और अलग किया कि 2020-21 में आके देश की सारी संपत्ति उठा के अडानी और अंबानी साहब को सौंपना शुरू कर दिया। आज देश में सारे एयरपोर्ट अडानी के नाम से छपे हुए हैं। रेल निकलती है तो गांव वाले देखते हैं रेल पे अडानी लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री जो परिधान पहन पहन के उतरते हैं उसके पीछे एयरलाइन पे लिखा रहता है अडानी। जब इस तरह रुचिका अग्रवाल जी, कांग्रेस के आरोपों पर भी जवाब दीजिएगा और ये भी बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर तो खुलकर नहीं बोला, लेकिन सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। सिंपैथी लेने की कोशिश की उन्होंने। उनका देखिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया था, राघव चड्ढा का इंतजार किया जा रहा है और अब मेरे पीए को भी ये लोग जेल में डाल रहे हैं। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं हमारे पाप पार्टी की, महाकट्टर बेईमान पार्टी की, जहां पर पापी भरे पड़े हैं सारे, उनकी अगर आप बात कर रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने एक शब्द भी अपनी सांसद के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उन्हीं के घर में, उन्हीं के शीश महल में, और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। कितनी शर्म की बात है। महिला अस्मिता की अगर बात करी जाए तो वो महिला जो और महिलाओं के लिए लगातार लड़ती रही 10 साल, जिसको डीसीडब्ल्यू का इन्होंने चेयरपर्सन बनाया, और ये उसकी अस्मिता के लिए बोल नहीं पाए, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। रुचिका जी, लौटते हैं आपके पास, पूछते हैं हम। रुचिका जी, आपने सुना, एक पहलू तो है कि मोदी फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि स्वाति मालीवाल का इशू जो है वो लगातार दिख तो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर उसका असर उतना नहीं दिखा जा रहा है। रुचिका जी, देखिए, जिस तरह से पूजा जी सब वहां पर लोगों से बात कर रही हैं, वो प्रेम, वो स्नेह, वो आशीर्वाद जो है वो मोदी जी को जो मिला हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला हुआ है, उसी से साफ पता चल जाता है कि इस बार का रिजल्ट क्या होने वाला है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने लगातार देश के लिए, जनता के लिए, विकास के लिए सबका विश्वास प्राप्त किया है, विकास देकर सबके साथ मिलकर सबको साथ लेके चले हैं। अगर राशन दिया गया है तो राशन ये नहीं दिया गया है, सोचा गया है कि गीता को मिल रहा है या सूजी को मिल रहा है या सुल्ताना को मिल रहा है, वो सबको दिया गया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अगर जनधन योजना अकाउंट खोले गए हैं, वो सबके खोले गए हैं। अगर लखपति दीदी बनाई गई है तो वो सबके लिए कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि 2014-2019 का पैटर्न ना दिखे 2024 में, एक चैलेंज है कांग्रेस के सामने। उसी तरह बीजेपी के सामने भी चैलेंज है कि जो विधानसभा की तरह का प्रदर्शन रहा है दोनों बार का, उस तरह का कुछ लोकसभा में पैटर्न ना दिख जाए, ऐसा डर है बीजेपी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर मैं त्रिपाठी जाता हूं मैं एक बार। हाँ रुचिका जी, देखिए जनता को समझ में आ गया है कि दिल्ली में जो महाझूठी भ्रष्टाचारी केजरीवाल सरकार है उसकी असलियत क्या है। बहुत डींगे मारी थी, बहुत झूठे वादे किए थे। जो इंसान बच्चों की कसम खा सकता है कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं लाऊंगा, मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, इस इंसान ने उसी पार्टी के साथ, जिसने इस पार्टी को धोखा दिया, उसी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस के साथ इनका 36 का आंकड़ा था।